स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। अनेकता में एकता इस देश की शान है। अनेकता में एकता इस देश की शान है, इसलिए मेरा भारत महान है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू स्टडी IQ। स्टडी IQ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका एजुकेटर, मेंटोर, टीचर, दोस्त, होस्ट आयुष सांघी, और मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा आइडिया ऑफ अखंड भारत। अखंड भारत क्या है? क्या अखंड भारत पॉसिबल है? क्या अखंड भारत जैसी चीज कुछ होती है? इस आइडिया को आज के इसी वीडियो में समझेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया है। वी विल लर्न अबाउट दिस। बट उससे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जितने भी IAS के एस्पिरेंट्स हैं, उन सब के लिए IAS 2024 एग्जाम के लिए कोर्सेज लाइव है। ये जो कोर्सेज हैं, ये प्रीलिम्स का मेंस का एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है, जिसमें आपको पूरा जनरल स्टडीज का सिलेबस कवर करवाया जाएगा। ये जो बैचेस हैं, ये शुरू हो रहे हैं 30th ऑफ नवंबर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, 30 नवंबर सुबह 8 बजे से ये बैच जो है ये चालू हो रहा है। तो जितने 2024 के IAS एस्पिरेंट्स हैं, वो इस बैच को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको 1000 घंटे से ऊपर लाइव टीचिंग मिलेगी बाय टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया। जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं, जितने भी टॉप टीचर्स हैं, वो आपको जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे। उसी के साथ साथ आपको लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, टेस्ट सीरीज, मेंटरिंग सेशंस, 1-to-1 मेंटरिंग सेशंस, जो आपको गाइड करेंगे आपके मेंटर्स, ताकि आप अपना गोल और इफेक्टिवली अचीव कर सके। ये सारी चीजें आपको एक बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट में प्रोवाइड करी जा रही है। उस अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर भी डिस्काउंट है यदि आप मेरा कोड यूज करें। सो माय कोड इज सांघी लाइव, और अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो यू विल बी एलिजिबल टू गेट दिस एट 18,999। 19,000 रुपए का आपको ये कोर्स उपलब्ध होगा यदि आप मेरा कोड यूज करते हैं। तो मेरा जो कोड है वो है सांघी लाइव। तो ये देखें और कोड यूज करें और पाएं इसी कोर्स को 19,000 रुपए। द कोड इज सांघी लाइव। जितने स्टूडेंट्स ये PDFs डाउनलोड करना चाहते हैं जिससे मैं पढ़ाता हूं, ये बड़ी मेहनत से PDFs बनाई जाती है, क्यूरेट करी जाती है। तो जो IAS एस्पिरेंट्स हैं और जो गवर्नमेंट एग्जाम्स के और भी एस्पिरेंट्स हैं, प्रीलिम्स और मेंस के लिए ये PDFs बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगी। तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, और ये अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम हैंडल पे, जिसका नाम आप देख पा रहे हैं, आयुष सांघीज IAS अकेडमी। तो जुड़िए हमारे साथ इन सोशल मीडिया हैंडल्स पे और पाएं लाभ इन PDFs का। इन PDFs को आप डाउनलोड करके स्टोर कर सकते हो, और ये आपकी प्रिपरेशन को और बढ़िया तरीके से एनहांस करेगी, रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगी। तो अखंड भारत को हम क्या मानते हैं? व्हाट डू वी कंसिडर एज अखंड भारत? अनडिवाइडेड इंडिया। अनडिवाइडेड इंडिया में कौन कौन से देश आते हैं? भारत तो आपको साइकोलॉजिकली याद आ रहा होगा, आपके दिमाग में होगा। उसके साथ साथ आपको और कौन से देश याद आ रहे हैं? सारे देश। अगर आप भारत के क्लॉकवाइज देखोगे, ऑल द कंट्रीज वर अ पार्ट ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया। तो स्टार्ट होते हैं हम अफगानिस्तान से, फॉलोड बाय अफगानिस्तान बांग्लादेश, अल्फाबेटिकल ऑर्डर चल रहा है, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ये सारे देश मिलके एक यूनिफाइड नेशन, जिसे हम अखंड भारत के नाम से जानते हैं, वो बनाते हैं। दोबारा देखिए लिस्ट को। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। एक यूनिफाइड नेशन जो है बना रखा है। इसी को याद करने का इफेक्टिव तरीका है, आप इंडिया से क्लॉकवाइज सारी कंट्रीज को देखें। सो इफ यू कंसिडर इंडिया, आप उसे क्लॉकवाइज सारी कंट्रीज को अगर देखें, तो आपको ये सारे देश क्लॉकवाइज ही नजर आएंगे। तो अगर हम बीच में इंडिया को रखते हैं, और इंडिया बीच में है भी, तो इस तरफ होता है अफगानिस्तान, फिर है पाकिस्तान, यहां है नेपाल, फिर आता है भूटान, फिर यहां पे है बांग्लादेश, इधर है म्यांमार, नीचे है श्रीलंका, और यहां है मालदीव्स। इस तरीके से आपके सारे देश जो है वो क्लॉकवाइज, इंडिया के नेबर्स क्लॉकवाइज जो है वो यहां पे आते हैं, दे कम ओवर हियर। तो अखंड भारत का जो कॉन्सेप्ट है, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। दिस कॉन्सेप्ट हैज बीन प्रोपगेटेड टाइम एंड अगेन, प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो प्री इंडिपेंडेंस में मुंशी जी ने इंडिपेंडेंस मूवमेंट के दौरान
इस कॉन्सेप्ट को एक फ्यूल दिया, एक आग दिया, कम से कम ये डिस्कोर्स शुरू करा। और महात्मा गांधी ने इसी कॉन्सेप्ट के साथ अग्री करा। कॉन्सेप्ट है अखंड हिंदुस्तान का ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस मूवमेंट, एंड महात्मा गांधी अग्रीड विद हिम। फॉलोड बाय दैट खान ब्रदर्स, उन्होंने भी अखंड भारत का कॉन्सेप्ट जो है वो प्रोपगेट करा था इंडिपेंडेंस मूवमेंट के टाइम ही या उसके पहले, और वो मुस्लिम लीग से लड़ गए थे अखंड भारत के लिए उस जमाने के लोग। और ये सिर्फ उस जमाने की बात ही नहीं, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस की भी बात है। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस में एज रिसेंट एज 1994 में राधा कोविंद मुखर्जी साहब ने क्या बोला अखंड हिंदुस्तान लीडर्स कॉन्फ्रेंस में कि ये चीज होनी चाहिए। इस नाम की कॉन्फ्रेंस होती है, यही एक बहुत बड़ी बात है। और ये एज रिसेंट एज 94 की बात हो रही है। उसके बाद कई सारे मूवमेंट्स थे, जैसे कि आरएसएस के मूवमेंट से, वीएचपी के मूवमेंट से, हिंदू महासभा, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, पॉलिटिकल पार्टीज जो है शिवसेना, बीजेपी, सबने अखंड भारत के बारे में जो है जिक्र किया है। तो अखंड भारत का जो कॉन्सेप्ट है ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक पुराना कॉन्सेप्ट है। और आपको इसके और इतिहास में लेकर चलते हैं, हिस्टोरिकल कॉन्फ्लुएंस बताते हैं अखंड भारत का। सो लेट्स अंडरस्टैंड द हिस्टोरिकल एंगल ऑफ अखंड भारत। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये चीज जानना समझना मेरे लिए और आप लोगों के लिए, और मेरे समझाना आप लोगों के लिए कि अखंड भारत जो है वो कब से चला आ रहा है, सिंस व्हेन हैज इट बीन गोइंग ऑन। So when we understand the historical confluence, just have a look at this map. ये जो आप मैप देख रहे हैं ये मौर्यन एम्पायर का मैप है, अशोकन रेन का मैप है, जिसमें भारत जो है वो कांधार जो कि प्रेजेंट डे अफगानिस्तान में है, यहां से लेके पुंद्रवर्धन आप देखिए कहां तक एक्सटेंड करता था, इट यूज्ड टू एक्सटेंड टिल हियर। इसको अखंड भारत या भारत उस जमाने का भारत कहा करते थे, और ये चीज तब थी, दिस वाज ड्यूरिंग अशोकन रेन। सो कांधार से यहां तक जो है एक्सटेंड करता था। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मुगल एम्पायर आया। मुगल एम्पायर में भारत का जो जितना भारत का ज्यूरिसडिक्शन है, जितना उसका एक्सटेंट है वो बढ़ गया। वो कहां तक बढ़ा देखिए, टिल वेयर डिड इट इंक्रीज, जस्ट हैव अ लुक। तो ये जो चीज है ये पहुंची प्रेजेंट डे ईरान तक, और ईरान से लेके फिर ये जो है बांग्लादेश तक आई। दिस इज द मुगल एम्पायर। 1707 औरंगजेब, इसकी हम बात करते हैं औरंगजेब की। तो एक्सटेंडेड कंट्रोल ऑन एंटायर इंडियन पेनिनसुला एंड आल्सो इंक्लूडेड इन द ईरानियन रीजन। ईरानियन रीजन में जो है ये इंक्लूडेड था, दिस वाज इंक्लूडेड इन द ईरानियन रीजन, ये चीज देखी गई थी। तो हिस्टोरिकल एंगल अगर देखा जाए तो भारत इतना बड़ा था, इट वाज सो बिग। अब आपको थोड़ा रीसेंट एरा में लेकर आते हैं, ब्रिटिश रूल में लेकर आते हैं। उस टाइम भारत की क्या डेफिनेशन थी, व्हाट वाज इंडिया? इंडिया वाज स्लोली बीइंग डिसइंटीग्रेटेड इनटू डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज में, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने तो कॉलोनाइज कर लिया था। तो ये सारे देश थे 8 इंडिपेंडेंट स्टेट्स, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, जो वही सारे देश हैं। तो ये सब ब्रिटिश रूल के बाद हुआ था, ब्रिटिश रूल के दौरान हुआ था। ये 8 नेशन स्टेट्स में बढ़ गया था, लेकिन देश वही था, कंट्री वही थी, रीजन वही था। सो दिस इज द मॉडर्न डे मैप ऑफ द एशियन रीजन, ऑफ द साउथ एशियन रीजन, ये चीज बताई जा रही है। तो ये थोड़ा सा ऐसा एंगल है जहां पे हिस्टोरिकल एंगल से प्रेजेंट डे एंगल तक लेकर आते हैं। उसके बाद जो है आपको समझाते हैं ज्योग्राफिकल एंगल, भूगोल। भूगोल का क्या एंगल है भाई, हमें तो प्रकृति ने मिला के रखा हुआ है। हम कौन होते हैं उस चीज को तोड़ने वाले, इंसान कौन होते हैं उस चीज को तोड़ने वाले, हमें प्रकृति ने मिला के रखा हुआ है। देखिए हिमालय कहां तक जाता है, हिमालयन माउंटेन रेंजेस, जस्ट हैव अ लुक, हिमालयन माउंटेन रेंजेस कहां तक एक्सटेंड करते हैं। ये नेचुरल कवर है सब कॉन्टिनेंट का। तो जहां तक हिमालय वहां तक हिंदुस्तान, यहां से लेके आप सोच के देखिए जहां तक हिमालय वहां तक हिंदुस्तान। तो it provides a natural cover to the subcontinent from all sides, making it ideal for वन यूनिफाइड नेशन। एक जो यूनिफाइड नेशन है उसके लिए बिल्कुल आइडियल सिनेरियो है ज्योग्राफिकल एंगल, देख सकते हैं आप। सो दिस इज समथिंग दैट आल्सो प्रमोट्स द आइडिया ऑफ एक यूनिफाइड नेशन, क्योंकि ज्योग्राफी ने हमें जोड़ के रखा हुआ है। उसके बाद हमें रिलीजियस एंगल है, एक छोटा सा ये भी एंगल है। इंडस नदी के पास या इंडस नदी के एक साइड पे पूरा हिंदू देश जो है वो पनपता है, ये भी चीज बताई जाती है। So religious connotation of everything Hindu beyond east of Indus। तो इंडस नदी का रूट जो है यहां पे आपको दिखाया, ये जो है इंडस नदी का रूट है।
तो ये 6 नदियां जो है इस तरीके से बहती हैं। दिस इज द इंडस रिवर। सो दिस एंटायर रीजन, इस रीजन की बात हो रही है। तो एक रिलीजियस एंगल भी यहां पे आ जाता है। रिलीजियस एंगल कैन ऑल्सो बी प्रमोटेड ओवर हियर। और प्रेजेंट डे एंगल वो क्या कहता है? तो प्रेजेंट डे एंगल में क्या हमने कोई कोशिश करी? ये आपका हमारा दौर है, ये आज का दौर है जो हम देखते हैं, जहां पे मीडिया में कई सारी चीजें हाईलाइट हुआ करती है, जहां पे हम सोचते हैं कि एक चीज को किस तरीके से जो है जोड़ा जाए। सो व्हाट इज द प्रेजेंट डे एंगल? प्रेजेंट डे एंगल क्या है? प्रेजेंट डे एंगल ये है कि हम डिप्लोमेटिक तरीके से कितना इकट्ठा आ पाते हैं, कितना जोड़ के रख पाते हैं। How are we unified in this huge era of divisions and constant fights, diplomatic wars or actual war, Russia Ukraine that is happening? उसमें हमारी क्या कोशिश है? उसमें कोशिश ये रही है कि जितने भी डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज थी, जैसे भारत हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, इन सारे देशों ने मिलके ये सोचा कि हमें तो ये बड़े बड़े देश जो हैं, रूलर्स जो हैं, ये खा जाएंगे, यूएस, यूएसएसआर, यूके, ये खा जाएंगे। तो हमें एक संगठन बनाना पड़ेगा। वी हैव टू मेक अ यूनिफाइड फोर्स, और वो जो यूनिफाइड फोर्स है वो हमें आगे बढ़ाएगा, वो ही हमें इकट्ठे रहने में जो पावर है वो ही हमें आगे लेकर जाएगा। तो उससे जन्म हुआ किस चीज का? उससे जन्म हुआ प्रेजेंट डे मूवमेंट्स का, जिसको हम सार्क और बिम्स्टेक के नाम से जानते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसको मर्ज करने का जो आइडिया है इनटू वन नेशन इज वेग गिवन द हाई टेंशंस, जैसा मैंने आपको बताया, अमंग डिफरेंट रीजन्स एंड कम्युनिटीज। तो इस वजह से हमने यूनिफाइड फोर्सेस में क्या चीज बनाई? सार्क एंड बिम्स्टेक। दिस इज व्हाट वी मेड। तो सार्क का जन्म हुआ। तो कई सारे छोटे देश थे जिनको बड़े देशों के डोमिनेंस से डर लगता है। तो साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, सार्क का जो है जन्म हुआ, जिसमें साउथ एशियन कंट्रीज थी। तो साउथ एशियन कंट्रीज थी और सार्क जो है बनाया गया था, सार्क वॉज मेड। बट सार्क जो है वो कभी एक कामयाब बॉडी नहीं बनी। उससे पहले मैं आपको यह बताता हूं कि जितने छोटे देश थे उनको भारत से भी खतरा था, क्योंकि जो ग्रोथ रेट था, जो जीडीपी थी, वो भारत की काफी ज्यादा थी। साइज में बड़ा, पॉपुलेशन में बड़ा और जीडीपी में बड़ा। और क्या चाहिए एक देश को कामयाब होने के लिए या पावरफुल होने के लिए? तो ये जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशंस में आप देख सकते हैं, इंडिया वाज ऑलमोस्ट द फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशन। ऑल्दो आपको ये इन फिगर्स में छोटा दिखेगा, बट साइज में, एब्सोल्यूट नंबर्स में इंडिया बहुत बड़ा था। आपको दिखाते हैं, लेट्स हैव अ लुक। ये देखिए, तो जीडीपी अगर नॉमिनल टर्म्स में देखा जाए तो भारत की जीडीपी जो है सारे सार्क देशों में 78% है, 78%। एंड दिस इज अपवर्ड्स ऑफ 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। तो ये चीज जो है हम देख रहे हैं, ये नॉमिनल टर्म्स में जीडीपी है, ये सारे देशों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, सार्क जो है वो एक फेल्ड संस्था थी। इसलिए फेल्ड संस्था थी क्योंकि भारत और पाकिस्तान जो दो मुल्क हैं उनके बीच में बहुत ज्यादा हाई टेंशन हैं। पाकिस्तान ने कभी भी सार्क को कामयाब नहीं होने दिया। पाकिस्तान ने कभी भी इंडिया के साथ उस तरीके से रिलेशंस मेंटेन नहीं करे जिससे कि इस तरीके की कोई संगठन या संस्था आगे चल पाती। सो पाकिस्तान वाज नेवर एबल टू डू इट। अब क्योंकि ये चीज नहीं हुई, इसलिए सार्क के समिट्स होना बंद हो गए और सार्क जो है वो एक स्लो डेथ जो है उसकी तरफ बढ़ रहा था। आज भी सार्क है, लेकिन उसका कोई प्रैक्टिकल पर्पस नहीं है, क्योंकि मीटिंग्स या समिट्स जो हैं उतनी फ्रीक्वेंटली नहीं होते। तो इस वजह से सार्क के फेलियर को मद्देनजर रखते हुए एक दूसरी संस्था बनाई गई। वो दूसरी संस्था कौन सी थी? जी हां, आप समझ चुके हैं उसका मतलब, या उसका नाम आप जानते हैं, बिम्स्टेक। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव जो है, जो बे ऑफ बंगाल के अराउंड बनाया गया, मतलब बे ऑफ बंगाल को मद्देनजर रखते हुए उसके आसपास जितने देश थे उनको ध्यान में रखते हुए बनाया गया, उसको कहा गया बिम्स्टेक। तो इसमें श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, ये सारे देश जो हैं वो उसका पार्ट बने। तो बिम्स्टेक जो है उसमें पाकिस्तान को पार्ट नहीं बनाया, क्योंकि सार्क के फेलियर की वजह से और पाकिस्तान के कंट्रीब्यूशन में उस फेलियर के पाकिस्तान को एक्सक्लूड किया गया था। सो ड्यू टू कंटिन्यूअस ब्लॉकिंग ऑफ इनिशिएटिव्स इन सार्क बाय पाकिस्तान, लाइक मोटर व्हीकल इनिशिएटिव, कई सारे इनिशिएटिव से, तो क्या क्या आया? बिम्स्टेक बनाया गया। सो बिम्स्टेक विद इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ जीडीपी ऑफ मोर देन $4 ट्रिलियन 2022 में, एज इट वाज राइजिंग फास्ट, व्हिच इज गुड। ये जो चीज है ये काफी आगे बढ़ रही है। लेकिन फिर वही बात आती है कि बिम्स्टेक में भी कुछ दिक्कतें हैं। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विद बिम्स्टेक?
अब मैं ये बोलूं कि बिम्स्टेक में भी प्रॉब्लम्स है, तो आप बोलोगे सार्क में दिक्कत थी, बिम्स्टेक बनाया गया तो बिम्स्टेक में क्या प्रॉब्लम्स हुई? बिम्स्टेक में भी प्रॉब्लम ये है कि हम जो है अपने इंडिविजुअल बेनिफिट से आगे नहीं देख पाते हैं। वी आर नॉट एबल टू लुक एट द बेनिफिट ऑफ द होल ग्रुप एज अगेंस्ट आर इंडिविजुअल बेनिफिट। इंडिविजुअल बेनिफिट पहले, ग्रुप का बेनिफिट बाद में, तो ग्रुप तो फेल हो गई। तो बिम्स्टेक में जो बिम्स्टेक के फेलियर का रीजन था, या बिम्स्टेक के कामयाब ना होने का रीजन था, फेल तो चलो नहीं हुआ, लेकिन कामयाब ना होने का रीजन क्या है कि बिम्स्टेक जो है उसमें समिट्स ही नहीं हुए। 1997, 97, 98 से लेके 2018 तक सिर्फ 4 समिट्स हुए। अब तो खैर वर्चुअल समिट वाली दुनिया हो गई है, तो इतना हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो इस वजह से आप देख सकते हैं द ग्रुपिंग इज स्टिल अ लिमिटेड एडिशन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट, डज नॉट इन्वॉल्व एन एंटायर रीजन। तो एक ये रीजन ये है कि हमने पूरा रीजन जोड़ के नहीं रखा हुआ है, तो हम कैसे यूनिफाइंग फोर्स बना सकते हैं? और जितना भी रीजन है उसमें भी हमारी मीटिंग्स नहीं हो रही है, हम मिलते ही नहीं है, तो ये भी एक इशू है। तो आप जैसे देख सकते हैं कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस पे भारत ने कोशिश करी, और उस कोशिश में हम उतने कामयाब नहीं रहे। उसका एक कंसिस्टेंट या कंटिन्यूअस रीजन जो रहा है, जो पेरेनियल रीजन रहा है, वो रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान की चीजों में ब्लॉकेज, पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस कुछ कुछ देशों पे, पाकिस्तान के ऊपर किसी और देश का इन्फ्लुएंस, और उसका इन्फ्लुएंस जो है आने वाले लोगों पे। तो इस तरीके से हम इस चीज के प्रेशर की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो हमारा कोई प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है सक्सेस की तरफ, जहां पे हम यूनिफाई कर सके, उसकी तरफ भारत का कोई प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? तो आइडिया, किस आइडिया की बात हो रही है? इस आइडिया की बात हो रही है कि हम किस तरीके से आगे बढ़े इसको एकत्रित करने में, यूनिफाई करने में, व्हाट हैज टू बी डन। तो ऐसी ही ग्रुपिंग्स पूरी दुनिया में कई कामयाब एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं। उसमें एक बहुत सक्सेसफुल ग्रुपिंग जो है उसका नाम है ईयू, यूरोपियन यूनियन। कितने सारे यूरोप को देश इकट्ठे आए, उन सब ने एक यूनियन बनाया। क्या उनके इश्यूज नहीं होंगे? लेकिन उन्होंने अपने इश्यूज को किनारे रख के बिगर इंटरेस्ट के लिए, लार्जर इंटरेस्ट के लिए वो ग्रुप्स बनाए। तो आइडिया ऑफ सुपरा नेशनल एंटिटी जो है वो आगे आई यूरोपियन यूनियन में, एंड वन नेशन स्टेट्स। इट हैज नॉट ट्रांसफॉर्म द रीजन इनटू वन नेशन बट अ नेशन ऑफ नेशंस। कितनी सारी कंट्रीज ने मिलकर एक पूरा संगठित नेशन बनाया है यूरोपियन यूनियन में। तो कैसे बनाया है? जहां पे उन्होंने एक्सेप्ट करा है कि हमारी एक करेंसी है, हमारा एक पार्लियामेंट, यूरोपियन पार्लियामेंट है, एक सेंट्रल बैंक होगा, एक कमीशन होगा, सब कुछ एक 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 एक, मतलब सब इकट्ठे मिलकर चल रहे हैं और कामयाब है। आज की डेट में टूरिज्म देखिए कितना अच्छा है, कंबाइंड जीडीपी देखी जाती है, कंबाइंड मिलिट्री स्ट्रेंथ देखी जाती है, कंबाइंड मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ और ट्रेड स्ट्रेंथ देखी जाती है। ये सब चीजें कंबाइंड बेसिस पे देखी जाती हैं। और ऐसे कामयाब एग्जांपल्स हैं, आप देख सकते हैं। द एग्जांपल ऑफ अफ्रीकन यूनियन, कितने सारे देश इकट्ठे मिले हैं, जबकि कितने सारे देश गरीब हैं, लेकिन फिर भी इकट्ठे हैं, तो कुछ तो बेनिफिट होता होगा। फॉलोइंग द मॉडल ऑफ यूरोपियन यूनियन, अफ्रीका हैज आल्सो स्टार्टेड टू इंटीग्रेट इटसेल्फ। आज कामयाब नहीं है, 50 साल में हो जाएंगे। और कामयाब एग्जांपल्स देखिए, हम आसियान का एग्जांपल ले सकते हैं, ये तो हमारे पड़ोसी हैं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। इसी को देख के इनफैक्ट हमने सार्क बनाया था। तो आप ये ध्यान रखिए कि जितने संगठित नेशंस हैं, उसमें से सबसे कामयाब संगठन जो है वो आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। 10 देश हैं, और ये जो 10 देश हैं, इन्होंने मिलके जो है, ये अगर आप सारे देशों को इकट्ठे देखें तो जीडीपी में वन ऑफ द लार्जेस्ट हो जाते हैं, एरिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट हो जाते हैं, पॉपुलेशन में हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये आगे बढ़ पाए हैं और एक दूसरे को काटने की कोशिश नहीं करते, एक दूसरे में इशू, एक दूसरे के बीच में इश्यूज होने के बावजूद। मतलब आप जब संगठन बनाते हो तो आपको कई सारे इश्यूज को साइड रखना पड़ता है लार्जर इंटरेस्ट देखने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि दुनिया में एग्जांपल्स नहीं है, दुनिया में एग्जांपल्स बहुत है, मैं आपको एग्जांपल्स ही दे रहा हूं। दैट इट हैज अ डिफरेंट मॉडल ऑफ लिमिटेड इंटीग्रेशन, वाटर डाउन ईयू मॉडल विद इकोनॉमिक सिनर्जी विद नो कॉमन करेंसी एंड पार्लियामेंट। कॉमन करेंसी नहीं है, लेकिन फिर भी सबसे कामयाब माना जाता है आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल रीजन्स। ये देखिए, ये आपके आसियान मुल्क हैं, सारे देश और हमारे पड़ोसी हैं, म्यांमार से शुरू हो जाता है। तो कामयाब एग्जाम्पल्स है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए अगर हम एक यूनिफाइड फोर्स देखें तो उसकी क्या फीजिबिलिटी है, कि अगर वो फीजिबल है भी आइडिया या नहीं है। तो मॉडर्न डे 21st सेंचुरी में अखंड भारत का क्या मतलब है, व्हाट डज इट मीन। तो उसमें अलग अलग एंगल्स में आपको बताऊंगा। जो पहला है वो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट को मद्देनजर रखते हुए एक एंगल है,
और दूसरा इंडियन ओशन को मद्देनजर रखते हुए दूसरा एंगल है। तो जो पहला एंगल है अखंड भारत का फीजिबिलिटी का, वो क्या है? दैट इज अबाउट सब कॉन्टिनेंट मॉडल। तो सब कॉन्टिनेंट में यानी कि साउथ एशियन रीजन को इकट्ठे देखने में हमने क्या देखा? हमने डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाने की कोशिश करी, हमने संगठन बनाने की कोशिश करी, और दैट डिड नॉट सी इट्स लाइट ऑफ डे। इट वाज सार्क इज डाइंग अ स्लो डेथ, बिम्स्टेक इज नॉट डाइंग, बिम्स्टेक इज नॉट हैपनिंग। So, into one large union is not feasible, which is proven by failure of SARC. ये चीज प्रूव नहीं हो पाई, मतलब है, ऐसा नहीं है हमने कोशिश नहीं करी है, एक सब नेशनल एंटिटी हमने बनाई है, ये मॉडल हमने किया है, बट दिस इज नॉट समथिंग दैट वी हैव ट्राइड, दिस इज नॉट समथिंग दैट वी हैव नॉट ट्राइड। हमने ट्राई करा है लेकिन हम इसमें कामयाब नहीं हुए हैं। सो इसको एक मॉडल बना के आगे प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। इसके ऊपर जो दूसरी चीज है वो है आपका इंडियन ओशन मॉडल। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मॉडल है। इंडियन ओशन मॉडल में हम सिर्फ और सिर्फ सब नेशंस या साउथ एशिया नहीं देख रहे हैं, हम उसके थ्रू हम बहुत बड़ा एरिया देख रहे हैं। वी आर लुकिंग एट अ लार्जर एरिया जब हम इंडियन ओशन की बात करते हैं, क्योंकि इंडियन ओशन में बहुत सारे कंट्रीज का इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट ऑफ ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका, इंटरेस्ट ऑफ मिडिल ईस्ट, इंटरेस्ट ऑफ साउथ एशिया तो है ही, इंटरेस्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। सो ये जितनी भी ये पूरा रीजन जो आप देख रहे हो, दिस एंटायर रीजन दैट यू आर सीइंग, देखिए जी, ये पूरा ईस्टर्न अफ्रीका रीजन है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका आप देख सकते हैं, ये रीजन है, ये आपका पूरा मिडिल ईस्ट रीजन है, ये ईरान है, ये जानते हैं आप साउथ एशिया है, ये साउथ ईस्ट एशियन रीजन है। सबका इंटरेस्ट इंडियन ओशन में। तो इंडियन ओशन को मद्देनजर रखते हुए क्या हम, भारत जो है, लोगों को यूनिफाई कर सकता है? कैन इट यूनिफाई? सो द नीड्स ऑफ इट्स पीपल, व्हाट आर द नीड्स ऑफ अस? इंडिया कैन बी अ ग्लोबल पावर इफ इट इज इंटीग्रेटेड वेल विद इन द रीजन। यानी कि इंडियन ओशन रीजन की बात कर रहे हैं, यदि हम इसको इंटीग्रेट करके साथ में लाके चले, एंड दैट कैन ओनली हैपन थ्रू डिप्लोमेसी, हम बहुत कामयाब हो सकते हैं। सो इंटीग्रेशन ओपन ओनली टू लाइक माइंडेड नेशंस in the Indian subcontinent, in the Indian Ocean region। एक जो वर्ड हम बार बार यहां पे डिस्कस कर रहे हैं, उसका मतलब है लाइक माइंडेडनेस। क्योंकि जब संगठन बनाना होता है, जब मिलके काम करना होता है, तो ऑपोजिट्स के बीच में काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लड़ाकू इंसान के साथ काम करना बहुत मुश्किल है। इस वजह से लाइक माइंडेडनेस चाहिए, क्योंकि दोनों का सेम ऑब्जेक्टिव है। उस ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए आप अपने आपसी डिफरेंसेस को खत्म करोगे। सो इंडिया हैज द अपॉर्चुनिटी एज वास्ट एज द इंडियन ओशन कि इंडियन इकोनॉमी को आप जोड़ के रखें। किस तरीके से? यूएई, सऊदी अरेबिया, ओमान, जॉर्डन, इजराइल, इन सारे देशों को आप इकट्ठे जो है मर्ज करके चले। किस चीज में या किस चीज के लिए? एक सेफ्टी रूट प्रोवाइड करके इंडिया तक आने के लिए, या एक इंडियन ओशन को इकट्ठे मिलकर चलाने के लिए। इंडिया विल स्टार्ट एफटीए नेगोशिएशंस, क्योंकि ट्रेड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोनों देशों के बीच में या सारे देशों के बीच में। तो ये कोशिश करने की जरूरत पड़नी चाहिए, या ये कोशिश करने की तरफ भारत को बढ़ना चाहिए। तो ये एक इंडियन ओशन मूवमेंट है या एक इंडियन ओशन एंगल है। इस चीज को पॉसिबल करने के लिए, एक इंडियन ओशन अलायंस बनाने के लिए, जिसे हम अलायंस, ग्रुप, संगठन बार बार बोल रहे हैं, उसके लिए किन चीजों की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चाहिए, व्हाट ऑल डू वी नीड, वॉट एवर वी नीड, डज इंडिया हैव दैट मेटल? क्या भारत के पास वो चीज है? रिक्विजिट्स फॉर इंडिया टू लीड, क्या रिक्वायरमेंट्स है? क्या किस तरह से संगठन बनता है? न्यूक्लियर पावर स्टेटस भारत के पास है? बिल्कुल है। मोस्ट पॉपुलर स्टेट इन द रीजन, क्योंकि वो पावर दिखाता है, वो है। इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर हाउस, बिल्कुल भारत है, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। कंपेटिटिव ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास है। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, हम सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसीज बहुत सारी हैं, लेकिन वो डेमोक्रेसीज सब्जेक्टिव बेसिस पे है। ऐसे तो चीन भी अपने आप को डेमोक्रेटिक बोलता है, ऐसे तो पाकिस्तान भी बोलता है, लेकिन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक नहीं है। सो एंड सिविलाइजेशन हेरिटेज ऑफ एथिक्स, वैल्यूज, जैसे कि योगा गिफ्ट टू द वर्ल्ड, दिस इज व्हाट वी कुड गिफ्ट टू द वर्ल्ड। योगा डे इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। मेंबरशिप एंड लीडर ऑफ वेरियस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, आप सोच के देखिए कितनी सारी संस्थाओं का भारत मेंबर है। ब्रिक्स हो, एससीओ हो, G20 हो, आईपीएफ, यूएन, डब्ल्यूटीओ, एटसेट्रा एटसेट्रा, कितनी सारी संगठन है। भगवान ने साथ दिया तो सिक्योरिटी काउंसिल के भी मेंबर बनेंगे, एनएसजी का भी पार्ट बनेंगे, हर चीज बनेंगे। न्यूक्लियर पावर का स्टेटस तो है ही। तो डज भारत हैव द मेटल टू बी एबल टू इंटीग्रेट द एंटायर रीजन? क्या यूनिफाई कर सकते हो? कमेंट्स में लिखकर बताइए, क्या ये चीज पॉसिबल है? इसके लिए जो जो चाहिए क्या भारत के पास है या नहीं है? बिल्कुल है। एबिलिटी टू एक्सटेंड सपोर्ट,
जब भी ऐसी कभी मुसीबत आई है, क्या भारत ने सपोर्ट एक्सटेंड नहीं करा? पूरी दुनिया को सपोर्ट एक्सटेंड करा है. सो इन दैट पर्टिकुलर केस, डू वी हैव द रिक्विजिट नीड्स टू बी एबल टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स? यस, वी डू हैव. तो पूरा का पूरा जो ये रीजन है, जिसको साउथ एशिया के थ्रू, हम इंडियन ओशन के थ्रू हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उस रीजन को यूनिफाई करने का भारत को जो है जितना रिक्वायरमेंट है, जितनी चीजें चाहिए, तो क्या वो है इंडिया के पास या नहीं है? बिल्कुल है. इंडिया हैज ऑल द रिक्वायरमेंट्स. लेकिन these things are not without hurdles. I repeat, these things are not without hurdles. हर्डल के बिना ये चीजें नहीं है. तो हर्डल क्या क्या है ये जानना बहुत जरूरी है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि जब हर्डल समझेंगे तब हमें समझ में आएगा कि ओवरकम क्या करना है. ये तो हमने सारी अच्छी यूटोपियन आइडियल बातें करी है. लेकिन इंडियन ओशन में अगर भारत का इंटरेस्ट है, और किसका इंटरेस्ट है उसमें? उसमें चीन का भी इंटरेस्ट है. सो डोमिनेंस ऑफ चाइना इन द रीजन, ये भी है. उसके सिवा आप देखिए, हमें कोस्टल स्टेट्स का ट्रस्ट यानी भरोसा जीतना पड़ेगा. जितनी भी कोस्टल स्टेट्स है, क्योंकि इंडियन ओशन की बात हो रही है, सार्क, बिम्स्टेक हैज नॉट बीन अ सक्सेस. हमारा कोई प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है. हमने जितने डिप्लोमेटिक बेसिस पे कोशिशें करी हैं, जितनी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हैं, जितने अलियांस बनाए हैं, उन अलियांसेस का सक्सेस रेट नहीं है अभी तक. ये एक हर्डल है. फाइंडिंग अ कॉमन ग्राउंड इन सच अ डाइवर्स रीजन, कि हम दूसरे देश को क्या फायदा दिखाएं. भाई संगठन बनाना है, तो जो कंट्रीज उसका मेंबर बनेंगे, उसका पार्ट बनेंगे, उनको क्या फायदा होगा, उसको फायदा दिखाना है, उसको फायदा करके दिखाना है. तो इन चीजों में चाइना इज वेरी फास्ट. चीन जो है वो बहुत फास्ट है. भारत जो है उतनी फास्ट एग्जीक्यूशन नहीं कर पाता है. इस वजह से भारत जो है एक कामयाब संगठन आज तक नहीं बना पाया है. जो पाकिस्तानी एंगल है सो तो है, लेकिन संगठन बनाने के लिए हमें और ज्यादा तेज होना पड़ेगा. कितने सारे प्रोजेक्ट्स आज भी हैं जो ऑन पेपर है, वो सिर्फ और सिर्फ पेपर पे है. जैसे कि अगर मैं आपको प्रोजेक्ट का नाम बताऊं, कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट जो है, जो भारत बांग्लादेश को जोड़ रहा है, भारत म्यांमार को जोड़ रहा है, ये चीज है. ट्राइलैटरल हाईवे, जो हम ट्राइलैटरल हाईवे बना रहे हैं, बीबीआईएन प्रोजेक्ट बना रहे हैं, बीसीआईएम कॉरिडोर बना रहे हैं, इसमें से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सिर्फ कागज पे है. उनका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखने को मिल नहीं रहा है, या उतने उस लेवल पे नहीं मिल रहा है जहां पे हम डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिल्ड कर सके. हम, जैसे मैंने आपको डेमोक्रेटिक एंगल दिया, हम डेमोक्रेसी है, हम अपने हिसाब से ठीक एक्ट कर रहे हैं. पाकिस्तान डेमोक्रेसी नहीं है. वहां पे समझ में नहीं आता हम किससे बात करें. अगर हम अलायंस बनाना भी चाहें, इवन इफ वी हैव टू मेक एन अलायंस, हु डू वी टॉक टू? म्यांमार, किससे बात करें, क्या अलायंस बनाएं? सेम चीज नेपाल में है. भूटान में अभी तो रूल बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन अगर कल को रूल बदला तो किससे बात करेंगे? हु डू वी टॉक टू? तो इस वजह से अलायंस बनाने में हर्डल्स जो हैं वो बहुत ज्यादा है. द हर्डल्स आर टू मेनी, व्हिच इज व्हाई इट मेक्स इट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू मेक एन अलायंस. An alliance in the Indian Ocean region, South Asian region, is against who? The question is कि आप बना तो रहे हो alliance, क्या किसी के खिलाफ बना रहे हो? Are you making that alliance against anyone? Is it against this country? क्या वो उसके खिलाफ, यूएस के खिलाफ तो alliance यहां बनाएंगे नहीं, फायदा नहीं है. किसके खिलाफ alliance बनाओगे? अगर बनाना है तो एक ग्रुप बनाओगे, संगठन बनाओगे, किसके खिलाफ बनाओगे? चीन के खिलाफ, जो कि मोस्ट लेजिबल ऑप्शन लगता है. भारत एक जरा सा क्वाड का पार्ट बना, 4 देश है क्वाड में, उसी में चीन को इनसिक्योरिटी हो गई कि मेरे खिलाफ जो है एक्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. इस टाइप का अलियंस चीन के पड़ोसी मुल्क भारत ने यही बना लिया, तो ये तो बिल्कुल ही जो है वो खत्म हो जाएंगे. और बात ये नहीं है, बात ये है कि चाइना जो है, आप ये सोच के चलिए, चाइना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्री है. चाइना इज एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग नेशन. वो स्ट्रॉन्ग कंट्री क्यों है? क्योंकि वो ट्रेड कंट्रोल करता है, वो रूट्स कंट्रोल करता है, वो जो है पूरी दुनिया के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग हब है. उसने पाकिस्तान को कंट्रोल करके रखा हुआ है, उसने नॉर्थ कोरिया को कंट्रोल करके रखा हुआ है, यूएस के खिलाफ, पाकिस्तान को भारत के खिलाफ. आप समझ रहे हैं? चाइना इज अ स्ट्रॉन्ग कंट्री. सो व्हेन वी टॉक अबाउट दीज थिंग्स, जब हम लोग अलायंस की बात करते हैं या चीन की बात करते हैं, China is a major trading partner of almost every continent. Yes, because of its manufacturing capacity, because of the exporting power. Any direct confrontation with China through an alliance is ये feasible भी नहीं है. It is not even sensible. Feasible नहीं है, sensible भी नहीं है, और required भी नहीं है. क्यों जाओगे भाई? क्यों जाओगे? कोई अपना नुकसान थोड़ी कराएगा. लोगों को आज की डेट में सामान चाहिए, चीजें चाहिए. वो सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनने के लिए चाइना के खिलाफ क्यों जाएंगे? ये एक रीजन है. इंस्टेड इंडिया शुड बिल्ड इट्स रेपुटेशन ऑफ बीइंग द फर्स्ट रिस्पॉन्डर. भारत की स्ट्रेंथ क्या है?
भारत की स्ट्रेंथ ये है कि हमारा प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है दैट वी हैव स्टूड फॉर एवरी कंट्री व्हेनेवर देयर हैज बीन अ क्राइसिस यहां तक कि यमन में भी हो क्राइसिस, अभी कोविड की क्राइसिस देख लीजिए। कोविड की क्राइसिस में सबसे पहले कौन खड़ा हुआ, किसने सपोर्ट करा पड़ोसी मुल्कों को, देशों को, गरीब देशों को, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को, अफ्रीकन कंट्रीज को। तुम्हें वैक्सीन चाहिए, भारत ने मैन्युफैक्चर करके भेजी। तुम्हें हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन चाहिए, भारत ने मैन्युफैक्चर करके भेजी। तो ये सब चीजें इंडिया ने सपोर्ट करी है ना। ये पहली बार नहीं है, इसके पहले सुनामी में भारत वाज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मालदीव्स और श्रीलंका में इंडिया वाज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इंडियन एयरफोर्स ने पानी डिलीवर करा, दवाइयां डिलीवर करी। उसके बाद नेपाल में अर्थक्वेक आया था 2015 में अर्थक्वेक आया था। किसने सपोर्ट करा? भारत ने सपोर्ट करा। फर्स्ट रिस्पॉन्डर इज इंडिया। दैट इज सुनामी इश्यूज इन अफगानिस्तान। इंडिया हैज मेड सो मच इंफ्रास्ट्रक्चर इन अफगानिस्तान। वाटर क्राइसिस इन मालदीव्स हमने सॉल्व करी। अर्थक्वेक इन नेपाल हमने यहाँ पे चीजें प्रोवाइड करी। और कोविड का तो एग्जांपल देने वाली बात ही है। तो अगर हम ये सब चीजें सॉफ्ट पावर बोलते हैं इसे, सॉफ्ट पावर के थ्रू या सपोर्टिंग पावर के थ्रू अगर हम कर पा रहे हैं, तो हमें अलायंस किसी के खिलाफ बनाने की जरूरत नहीं है, हमें इकट्ठे मिलकर चलने की जरूरत है। सो द मेंबर्स ऑफ अलायंस कैन कम टुगेदर विद अ पॉजिटिव एजेंडा ऑफ फाइट अगेंस्ट क्या? अगेंस्ट टेररिज्म, अगेंस्ट नारकोटिक्स, अगेंस्ट दीज नेगेटिव थिंग्स, अगेंस्ट पायरेसी। इंडियन ओशन में पायरेसी बहुत होती है। ट्रेड अगर मेरा अफेक्ट होता है तो तुम्हारा भी अफेक्ट होता है। हमारी शिप चोरी हो सकती है, तुम्हारी भी हो सकती है। तो उसके खिलाफ हम एक्ट कर सकते हैं। तो अलायंस बनाने के कई सारे फायदे हैं। देयर आर मल्टीपल बेनिफिट्स ऑफ मेकिंग दिस अलायंस। तो क्या सिर्फ और सिर्फ इन चीजों के बेसिस पे अलायंस बन सकता है, या हमें एक और एंगल एक्सप्लोर करना पड़ेगा? डू वी हैव टू एक्सप्लोर अनदर एंगल? शुड वी बी एक्सप्लोरिंग अ मिलिटरी एंगल इज अ क्वेश्चन। क्या मिलिटरी अलायंस को एक्सप्लोर करना चाहिए? क्या मिलिटरी अलायंस जिस तरीके से नेटो या नाटो अगर बोलते हो, जिस तरीके से नाटो ने नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी के बेसिस पे एक पूरा संगठन बनाया हुआ है, वो एक मिलिटरी अलायंस जो कि रूस को काउंटर करने के लिए बनाया गया था कई साल पहले। क्या उसी तरीके से कोई संगठन भारत को बनाना चाहिए? और अगर बनाएगा तो क्या वो कामयाब होगा? अगर बनेगा तो उसमें बनाने के लिए हमें कैसे कैसे बात करनी पड़ेगी लोगों से? पाकिस्तान को या बाकी सारे पड़ोसी मुल्कों को हमें एक बिग ब्रदर अप्रोच के बेसिस पे अप्रोच करना पड़ेगा। वी हैव टू बी अ बिग ब्रदर टू ऑल द नेशंस। वो भी बहुत ज्यादा कामयाब होने की कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। भाई बाकी सब बोलेंगे क्यों, तुम्हें हमने अपना बड़ा भाई थोड़ी माना है, तुम क्यों बड़े भाई बन रहे हो? ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो नेपाल ने बोल दिया, वी नेवर आस्क्ड यू टू बी आवर बिग ब्रदर, आप क्यों बन रहे हो? लेकिन फिर भी एक सपोर्ट के तौर पे, जहां पे अगर हम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को कन्विंस कर ले कि इन पर्सनल डिफरेंसेस को साइड रखिए और हम एटलीस्ट एक अलायंस बना सके जिससे कि हम पर कोई दुनिया में नजर उठा के ना देख सके, वो चीज क्या हम बना सकते हैं? इसका आपको एक कोरोलरी जोड़ के बताता हूं। आज की डेट में कम से कम 10 देश जो हैं वो ब्रिक्स का पार्ट बनना चाह रहे हैं, जिसके सिर्फ 5 कंट्रीज हैं अभी। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, सिर्फ 5 देश हैं। उसमें और 5-10 कंट्रीज जुड़ना चाह रही है। क्यों? क्योंकि ब्रिक्स एक पावरफुल एसोसिएशन है। उसी तरीके से अगर हम ऐसा संगठन साउथ एशिया में बनाने, पाकिस्तान को कन्विंस करने के बाद, तो वो भी हमें हमारी एक स्ट्रेंथ जो है दुनिया में बताएगा, ऑब्वियसली बताएगा। सो अलायंस नॉट अगेंस्ट एनी पर्टिकुलर कंट्री, नॉट अगेंस्ट चाइना लाइक दैट ऑफ नाटो विच इज अगेंस्ट रशिया, बट अगेंस्ट एक्सट्रीम आइडियोलॉजीज। एक्सट्रीम आइडियोलॉजी के खिलाफ एक संगठन बनाओ अगेंस्ट कॉमन चैलेंजेस, हाईली इंपॉर्टेंट। और कॉमन चैलेंजेस क्या है? पूरी दुनिया के लिए सेम है। टुडे रियलिटीज माइट टू बी सपोर्ट अ मिलिट्री अलायंस, बिल्कुल सही बात है, बट tomorrow's ambitions should be high, and only then it can result into an idea of what could be called as अखंड भारत in its truest sense। तो जब हम चैलेंजेस की बात करते हैं तो चैलेंजेस जो है वो कई सारे हैं। चैलेंजेस हर एक कंट्री के लिए या हर एक एसोसिएशन के लिए सेम है। क्लाइमेट चेंज का चैलेंज है, टेररिज्म का चैलेंज है, इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टेबल रखना चैलेंज है। रशिया यूक्रेन की वजह से पूरी दुनिया तिलमिला गई है, तो इसको एक चैलेंज है। डेवलपमेंट जो है वो करना एक चैलेंज है, या इसको स्टेबल रखना एक चैलेंज है। ट्रांजिशन टू ग्रीन इकोनॉमी, ये क्लाइमेट चेंज से लिंक्ड है। ग्रीन इकोनॉमी, कार्बन क्रेडिट्स, नॉन पोल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट, ग्लोबल गवर्नेंस जो है वो बढ़िया तरीके से हो, ये सारे चैलेंजेस हैं। ये कैसे पूरे होंगे, ये कैसे ठीक होंगे अगर हम ऐसा संगठन सक्सेसफुली बना पाए, और यही एक आइडिया होगा प्रॉपर अखंड भारत। दिस वुड बी एन आइडिया ऑफ अ प्रॉपर अखंड भारत। इसकी वजह से फायदे जो हैं वो हमें कनेक्टिविटी में देखेंगे, ट्रेड कॉमर्स में देखेंगे, हर चीज में देखेंगे। यू नेम इट एंड वी विल सी द बेनिफिट्स। सो टुडेज नाटो, टुडेज साउथ एशियन नाटो, अगर मैं ये शब्द इस्तेमाल कर सकूं, टर्म इस्तेमाल कर सकूं, फ्रेज इस्तेमाल कर सकूं, साउथ एशियन नाटो इज नॉट अगेंस्ट एनी कंट्री।
उसमें आप मिलिट्री अलायंस बनाओ, आप डिप्लोमेटिक अलायंस बनाओ, आप जैसे मर्जी अलायंस बनाओ, दूसरे देश को कुछ दिखाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। दूसरे देश को खुद देख के समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो है ये एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बना है, और वो होगा अखंड भारत इन इट्स ट्रूएस्ट सेंस। तो इससे जुड़ा हुआ एक मेंस का सवाल है जो आपके सामने है। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ राइजिंग इकोनॉमिक पावर ऑफ इंडिया, discuss India's role in bringing the region closer and analyze the outcome of initiatives taken by India so far. इस चीज की तरफ बढ़ने के लिए भारत ने क्या क्या इनिशिएटिव्स दिए हैं, हम कैसे आगे बढ़ेंगे, इस सवाल का जवाब आप दे सकते हैं और मुझे ईमेल कर सकते हैं। तो आइडिया ऑफ अखंड भारत में आप क्या सोचते हैं, इसमें और क्या क्या भारत को करना चाहिए, या बाकी देशों को देखते हुए हमें और क्या चीजें अडॉप्ट करनी चाहिए, ये जरूर बताएं। सो दिस वुड बी ऑल। ये जो पीडीएफ्स आप देख रहे हैं ये अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम हैंडल पे। दिस इज द नेम ऑफ माय टेलीग्राम हैंडल, डू डाउनलोड। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस तरीके के वीडियोस जो हैं हम आप तक लेकर आते हैं, बहुत हाई क्वालिटी कंटेंट पे काम करते हैं, तो जरूर इनको शेयर करें, लाइक करें और फॉलो करना ना भूलें स्टडी आईक्यू के चैनल को। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।